हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर साईं रसोई व्लॉग में। तो आज हम आपको सुनाएंगे बहुत ही जो कहानी हम सुनाएंगे ना, बहुत ही प्रेरणादायक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज की कहानी। जो लोग इस कहानी को दिल से और मन से सुनते हैं उनके घर में कभी कोई कलह उत्पन्न नहीं होती। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। दोस्तों, ये कहानी आपने बखूबी सुना होगा कि जिस घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं और कलह उत्पन्न होता है उस घर में बरकत नहीं होती, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जिस घर में सुख शांति होती है उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास सदा बना रहता है। ये कहानी हमारे जीवन में प्रेरणा देगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उन्हें कैसे रोका जाए। दोस्तों, घर में सुख शांति का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है और जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह उत्पन्न होता है, वहाँ अलक्ष्मी निवास करती है। दुख दरिद्रता का निवास रहता है। इसलिए हो सके तो इस कहानी पर ज़रूर अमल करें और इस कहानी को पूरा सुनें। ये कहानी आपको जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देंगी। ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली में फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट करें। बेल आइकन भी ऑन करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हमारे चैनल में हम हर रोज़ नई नई कहानियाँ, नई नई जानकारियाँ लेकर आते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज का ये सुंदर सी और प्यारी सी कहानी दोस्तों एक जंगल में मोर और मोरनी की है। तो एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी दोनों बड़ी ही हंसी खुशी रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए और यहाँ से चलने के बाद जहाँ हमारे समाज के पक्षी रहते हैं, जहाँ काफ़ी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। तो मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इससे अच्छा तो हम सुकून से यहाँ रहते हैं, हम दोनों यहीं रहते हैं। लेकिन मोरनी जिद करती है। दोस्तों, दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। मोरनी की जिद करने पर एक नगर में आ तो जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह समझता था। उसने किराऊ शास्त्र की पढ़ाई की थी। किराऊ शास्त्र का मतलब होता है कि जो पशु पक्षियों की भाषा समझ सके, जो कि हर आवाज़ को समझ सके। वह राजा सभी पशु पक्षियों की आवाज़ को समझता था। हर जीव जंतु की आवाज़ को वो बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है और मुझे भोजन खिला दीजिए। दोस्तों, राजा की रानी 3600 प्रकार का भोजन बना करके और थाली में सजा के एक हाथ में पानी का लोटा लेकर दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर राजा के समक्ष आ जाती है। राजा को भोजन परोसती है। जैसे ही राजा के समक्ष थाली रखी जाती है तो एक चावल का दाना जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों, वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थीं। एक चींटी उस चावल के दाने को धीरे धीरे लेकर जाती है। राजा इस घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत एक बड़ा चींटा आता है और वो चींटा उस चींटी से कहता है कि प्रिय, ये चावल का दाना मुझे दे दीजिए और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का दाना ले आओ। दोस्तों, इस बात को वह राजा समझ जाता है, क्योंकि राजा तो पशु पक्षियों की, हर जीव जंतुओं की भाषा को समझता था। तो राजा इस बात को समझ जाता है कि चींटा चींटी से इस बात को कह रहा है कि चींटी मतलब चींटे से मना करती है
कि नहीं, राजा को पता चल जाएगा तो वह मुझे मार देगा। लेकिन चींटा फिर भी कहता है, चींटा कहता है कि राजा को कुछ नहीं पता चलेगा, ना ही राजा हमारी भाषा को समझता है। चींटी फिर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस लौट जाती है और जाकर चींटे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि राजा को पता चल जाए और राजा हमारी मृत्यु भी कर सकता है। चींटा चींटी से कहता है कि चींटा कहता है चींटे से, चींटे को इस बात का थोड़ा सा आभास हो जाता है कि राजा हमारी बातों को सुन रहा है और समझ भी रहा है। चींटी को इस बात का भान हो जाता है। चींटा चींटी से कहता है कि राजा हमारी बातों को सुन रहा है और समझता भी है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है। चींटी चींटे से कहती है, यदि राजा ने हमारी बात को सुन लिया है और राजा हमारी बातों को किसी अन्य व्यक्ति से कहता है तो राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की इस बात को बखूबी सुन लेता है और समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आ जाती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, ऐसे ही रानी रसोई से बाहर कदम रखती हैं। जैसे ही रसोई से बाहर निकलती हैं तो राजा को हंसता हुआ देखती हैं। राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसता हुआ देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास में आती है और राजा से कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतना हंस रहे हैं? राजा कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तो ऐसे ही यूं ही हंस रहा था, ऐसे ही हंसी आ गई। तो दोस्तों, रानी जिद करने लगती है और कहती है, नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा, मुझे सारी बात बतानी पड़ेगी कि आप किस बात पर हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था, राजा को ये मालूम था कि जो चींटी ने कहा है, यदि मैं चींटी वाली बात बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। राजा इसलिए राजा रानी को बात नहीं बताना चाहता। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। यदि आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं, अपनी रानी समझते हैं, तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब राजा बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा बार बार मना करता है। यदि राजा रानी को बात बताता है तो पत्थर का हो जाएगा, और यदि नहीं बताता है तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, रानी जिद करने लगती है, और कहते हैं ना कि तिरिया हठ और बाल हठ बहुत ही तगड़ी होती है। दोनों हठ से हमेशा बच के रहना चाहिए। जितना हो सके इन्हें संभाल के रखना चाहिए। तो दोस्तों, रानी तिरिया हठ करती है। तिरिया हठ के चक्कर में राजा को झुकना ही पड़ता है और कहता है, ठीक है, यदि मैं आपको ये बात बताऊंगा तो आपको पछताना पड़ेगा। तब रानी कहती है कि अभी तो आप मना कर रहे थे कि यूं ही कोई बात नहीं है, और अभी कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा, ज़रूर कोई तगड़ी बात है। तो रानी और भी ज़्यादा जिद करने लगती है। राजा कहता है कि ठीक है, यदि आप नहीं मानती, नहीं तो चलो ऐसा है, किसी जंगल में चलते हैं, वहाँ मैं आपको इस बात को सुनाऊंगा। तो दोस्तों, राजा रानी रथ में सवार होकर के जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वे घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं और राजा इस बात को बताना शुरू करने लगता है और रानी को सुनाने लगता है। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बात रानी को बताने लगा, वैसे वैसे ही थोड़ा थोड़ा पत्थर का होने लगा। जैसे ही राजा ने आधी बात रानी को सुनाई तो वह आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है, रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बन रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगी। रानी कहती है कि राजा साहब, महाराज, थोड़ी सी ही तो बात बची है, उसको भी कह दीजिए। दोस्तों, राजा संपूर्ण बात कहता है और राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पत्थर का हो जाता है। रानी सर पकड़कर रोने लगती है
उस पत्थर को हिलाने की बहुत कोशिश करती है, मगर भारी भरकम पत्थर कैसे हिले, क्योंकि राजा तो बहुत भारी था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी तिरियहट के चक्कर में ना पड़ें। जो लोग तिरियहट के चक्कर में पड़ जाते हैं उनका पतन निश्चित ही होता है, इसलिए कभी भी तिरियहट के चक्कर में ना पड़ें। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद।